चलिए, सही है नहीं। फिर से स्वागत है दोस्तों आपको हमारे इस नए वीडियो में। आइए, आज के इस वीडियो का टॉपिक है जो कि आप लोग देख रहे होंगे, एनसीईआरटी चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। हम लोग ये जानेंगे। इसमें एक्सरसाइज आपको 3.1 3.2 तक ही होंगे, 3.3 हम लोग बाद में देखेंगे। और जितना हो पाएगा हम ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे नहीं, जितना हो पाएगा हम उतना कोशिश करेंगे बनाने का। और इसमें आपको फुल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए, सबसे पहले देवों के देव महादेव है, इनको नमन करिए। साथ साथ इनमें जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो शक्ति हम में भी आए, आप में भी आए, उन शक्ति का संचार हर व्यक्तियों में हो, ऐसी हम सभी इनसे आशीर्वाद मांगते हैं। चलिए, आज का जो फिर हमारा वही मोटिवेशन है कि छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी का एक सोर्स बन जाता है। तो जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो कभी भी उसे मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके वही छोटे छोटे कदम एक दिन जो है वो बहुत बड़े मुकाम आपको हासिल करवा सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये करा आपको बीज गणितीय विधि से और ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि बाबू हम इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें इतना ज्यादा इसका यूज करना नहीं आता है। तो हम ग्राफ से कैसे इस्तेमाल करेंगे हमको नहीं जानकारी है, तो आपको यहाँ गणितीय विधि तक बताएंगे। उसके बाद की जो चीजें होंगी तो शायद सॉरी इसके लिए हम नहीं बता पाएंगे आपको। आइए, हमारा सवाल क्या कहता है, सवाल को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती है, जन कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब एक पिता है और एक पुत्री है, दोनों के बीच में बातें हो रही है, जिसमें पिता अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व में, 7 वर्ष पहले में तुम्हारी जितनी आयु होगी ना, 7 वर्ष पहले, उतने के 7 गुने के बराबर मेरी आयु थी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? अब इसको, इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करें। मतलब ये कह रहा है कि आफ्ताब जो है वो अपने पुत्री से कहते हैं कि आज से 7 वर्ष पहले जो था वो तुम्हारी जितनी आयु थी उसके मैं 7 गुने के बराबर मेरी आयु थी। और अब से केवल 3 वर्ष के बाद की बात करेंगे तो जितनी आयु तुम्हारी होगी उसके मात्र 3 गुने के बराबर हम आ जाएंगे। तो आपको बताना है कि इसका ग्राफीय और बीजगणितीय विधि से कहाँ तक जो होगा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। चलिए, सबसे पहले लिखिए, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर अगर हम x वर्ष मानते हैं तथा उनकी पुत्री का वर्तमान आयु तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हम यहाँ आफ्ताब के वर्तमान आयु को x मान लिए तथा उनकी पुत्री के वर्तमान आयु को y मान लिए। चूंकि आयु है तो वर्ष में हमको मानना पड़ेगा, तो हमने वर्ष में माना है। अब आइए वो करा 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व की बात करें तो माइनस करना है और बाद की बात करें तो प्लस करना है। तो आइए 7 वर्ष पूर्व, हम दोनों की आयु की बात करते हैं। 7 वर्ष पूर्व, दोनों 7 वर्ष पूर्व। जब हम 7 वर्ष पूर्व चलते हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर आफ्ताब की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी, तो आप ध्यान से समझिए। अगर मान लेते हैं आज मेरी आयु 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी रही होगी, 3 वर्ष। आज मेरी आयु 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले मेरी एज कितनी होगी, महज कितना साल, 3 साल।
कैसे हमने निकाला है बाबू? तो कुछ नहीं किया हमने, जितना वर्ष बोला है उतना को घटा दिया। नहीं, तो जब पूर्व कहा जाए तो पूर्व मतलब माइनस करना है, और पश्चात या बाद कहा जाए तो प्लस कर देना है। आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x-7, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु या उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बाबू? जितनी आयु हम माने हुए हैं उससे 7 घटा दी तो y-7 वर्ष हो जाएगी। पानी हो गया, पी लिया फिर पानी दो। कौन पिया? बाबू 3 वर्ष बाद की बात करते हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x+3 वर्ष। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, सॉरी, उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? आज से 3 वर्ष पश्चात की बात की जा रही है, मतलब 3 वर्ष बाद की बात की जा रही है। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो जब हमने अभी तुरंत आपको कहा पूर्व की बात की जाए तो घटाना है, और बाद की बात कही जाए तो जोड़ना है। अब आइए कह रहा है कि पिता कह रहा है कि आज से 7 वर्ष पहले, प्रश्न से 7 वर्ष पहले क्या आयु थी दोनों को लिख लीजिए। तो पिता का x-7 था और पुत्री का y-7 था। अब ध्यान से समझिए, पिता कह रहा है कि जितनी तुम्हारी आयु थी ना, मतलब 7 वर्ष पहले जितनी तुम्हारी आयु थी उसका 7 गुना करते थे तब मेरा आयु पता चलता था। मतलब ये समझिए कि अगर पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले 3 वर्ष की थी, इसकी 7 गुनी करते थे तो पिता की आयु पता चलती। समझ में आ रही बात? मतलब ये समझिए कि पिता कह रहे हैं कि 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु का जो 7 गुना था वो मेरे आयु के बराबर था। तो 7 वर्ष पहले दोनों की आयु को हमने लिया हुआ। अब पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर किसका था? पिता का आयु। अब आइए बाबू, इसको हम करते हैं तो x-7 बराबर 7y-49 या 49, x-7y बराबर हो गया -49 प्लस में 7 बराबर -42। इसको हम लिखते हैं x-7y बराबर -42। फिर आइए, फिर क्या कहता है? आज से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात भी मैंने लिख दिया हुआ है कि आज से 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी होगी और पुत्री की आयु कितनी होगी। कह रहा है आज से 3 वर्ष पश्चात मैं केवल तुम्हारे 3 गुने के बराबर हो जाऊंगा। x+3 बराबर हो जाएगा 3y+9 हो गया x-3y बराबर 9-3 अर्थात 6। x-3y बराबर 6। ठीक है, सिखाना था, ग्राफ खींचना सिखा दिए। ठीक है, अब आइए अगला सवाल पे चले। अगला सवाल देखिए, ऊपर है कि क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 3900 रुपया में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदता है, और कह रहा है उसके बाद फिर एगो बल्ला और एगो गेंद खरीदता है, जो कि पहले खरीदा हुआ था 3900 में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद, अभी एगो बल्ला और 3 गो गेंद 1300 में खरीद रहा है। इसको कह रहा है बीजगणितीय रूप निकालिए, और कौन सा? तो ज्यामितीय रूप निकालिए। तो चलिए लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य बराबर, हम दोनों का मूल्य लिख लेते हैं क्योंकि 3900 रुपया में दोनों मिला के लिया हुआ है। तो चलिए बल्ले का मूल्य हम x रुपया मान लेते हैं, और गेंद का मूल्य जो है कितना मान लेते हैं? गेंद का मूल्य बराबर कितना मान रहे हैं? y रुपया। तो प्रश्न से देखो ध्यान से, अब हम तरह से कहे एगो बल्ला का, मान लीजिए हम कह दिए एगो कलम का दाम 5 रुपया, तो 3 गो कलम का दाम कितना? 15 रुपया। कैसे 15 रुपया? तो 5 गुने 3 लिखते हैं। नहीं, ठीक उसी तरह से हम कहें एगो कलम का दाम, एगो बल्ला का दाम x रुपया,
तो 3 गो बल्ला का दाम कितना रुपया, 3 गुने x रुपया, 3 गुने x लिखिए या 3x लिखिए, बात एक ही है। फिर उसी तरह से हम कह दिए कि एगो गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6y रुपया। अरे 6 गुने y रुपया लिखिए या 6y रुपया लिखिए, बात एक ही होता है। बराबर 3900 है तो 3900 कर दीजिए। अब इससे हम अगर 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y बराबर 1300 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब बात करेंगे, कह रहा है एगो बल्ला खरीदा है, एगो बल्ला का दाम 100 रुपया, 3 गो गेंद खरीदा है तो 3y बराबर कर रहा है 1300 रुपया। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इससे जो है वो ई हो गया आपका बीजगणितीय रूप यहाँ तक। अब इसको ज्यामितीय रूप अर्थात ग्राफ में बना लीजिएगा, वही ज्यामितीय रूप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आएगा सवाल कर रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। एक महीना बीतने के बाद वही 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया होता है। इसका बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप व्यक्त करें। वो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है, हम बीजगणितीय रूप तक आपको संभव कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो चलिए आइए लिखेंगे, माना कि 1 केजी, पहले सेब है तो सेब का मूल्य मान लीजिए x रुपया, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया, तथा करा 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो लिखेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर, अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो, y रुपया। अब प्रश्न से कह रहा है आपको कितना कितना खरीदा है, 2 केजी सेब तो 2 गुने x मतलब 2x रुपया हुआ, और 1 केजी अंगूर खरीदा है तो y रुपया, इसको मिला है 160 में, तथा 1 महीना के बाद वो 4 केजी सेब खरीदा, 2 केजी अंगूर खरीदा है जो कि उसको 300 रुपया में मिला। 2 कॉमन ले लेंगे तो वो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150 मतलब 150। ये आपका बीजगणित के रूप में हो गया, ठीक है। तो आपका 3.1 खत्म हो गया है। हम लोग 3.2 पे चलते हैं। ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है ये आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग उसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम इसको देखते हैं। निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म को बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हम हल करना संभव इसमें नहीं है, हम जो है सो क्या कर रहे हैं, आपको बीजगणितीय विधि से हल कर दे रहे हैं, आप ग्राफीय विधि से उसको बना लीजिएगा, ठीक। आइए वो लिखते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है, ध्यान से समझिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गणित पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये जानिए लड़की और लड़के की संख्या में अंतर है 4 का, कितने का है, 4 का। मतलब लड़की जो है वो लड़के की संख्या से 4 कम है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 4 का है। कह रहा है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्या है। तो चलिए पहले ये जान लीजिए कि प्रतियोगिता में 10 गो लड़का भाग लिया, तो दोनों मिला के लिया हो, 2-4 गो लड़का 2-4 गो लड़की मिला के 10 गो हुआ होगा। तो हम लड़का का यदि हम x मानते हैं, लड़की का y मानते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, दोनों मिला के x प्लस y हो जाएगा, नहीं। तो चलिए लिखेंगे, माना कि पहले जो होता है उसको माना करिए। आइए बाबू ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या पहले, उसके बाद करा लड़कियों की संख्या। तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर है, लड़कों की संख्या बराबर क्या चीज, x, तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या बराबर मान लीजिए y। अब प्रश्न से देखिए, लड़का और लड़की मिला के कुल कितने हैं, 10 गो। तो लिखिए x प्लस वाई बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दोनों के बीच में अंतर, लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस कितना है, लड़का या लड़की कुछ न कुछ अधिक या कम है, तो हम दोनों के बीच का अंतर सीधे सीधे लिख रहे हैं, कितना, 4। क्या अंतर है, 4। आइए बाबू उसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस 2 करने, समीकरण 1 प्लस 2 करते हैं तो एक क्या दिया हुआ है बाबू, एक है x प्लस वाई बराबर 10,
2 है x माइनस वाई बराबर 4, इसे y कट किया हो गया 2x बराबर 14, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 14/2, काट दीजिए कितना हो जाएगा 7। और समीकरण 1 से समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर हो गया 10 माइनस y की जगह पे 7 है तो सॉरी x का मान दिया हुआ है तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस x की जगह पे 7 रखा है 7 रख दीजिए, इसीलिए y बराबर हो गया आपका 3। कितना हो गया 3। लिख देंगे अतः, यहाँ लिख दीजिएगा फिर अतः लड़कों की संख्या का x मान है तो लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर x बराबर कितना आया है 7, फिर लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर 3 है ना, ये 3 होगी। तो दोनों मिला के देखिए बाबू कितना है 10, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 4। तो क्लियर है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप में हम इसको हल करके आपको दे देंगे। आप ग्राफीय विधि से हल कर इसे करिएगा, ये आपको बताया गया है। नहीं तो हम जिस दिन गणित कोशिश कर रहे हैं अगर सीख जाते हैं तो आपको इसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बराबर है x रुपया। एक पेंसिल लिया पहले तो लिखेंगे पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, अब कलम करा है तो लिखेंगे एक कलम का मूल्य बराबर एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया मान। और ई मान लिए तो प्रश्न से क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब कभी भी पेंसिल और कलम की बात या किसी भी चीज की बात की जा रही है, मान लीजिए हम कह दिए कि एगो कलम का दाम 3 रुपया है, इसी तरह से 5 कलम का मूल्य कितना रुपया हो। अगर एगो कलम का मूल्य 3 रुपया तो 5 कलम का मूल्य कितना रुपये 15 रुपये। मतलब हम क्या करते हैं, एगो कलम के मूल्य से नंबर ऑफ जो संख्या होगी कलमों की या पेंसिलों की उसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो आइए मान लिए हम ये, अब प्रश्न से चलते हैं। तो कह रहा है 5 कलम का मूल्य तो 5x, 7 सॉरी 5 पेंसिल का मूल्य तो 7 है 5x, और 7 कलम का मूल्य तो 7y बराबर हो गया 50। इसको समीकरण 1 मानिए। फिर अब करा उसको 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 को किसी एगो को बराबर कर दीजिए। मान लीजिए हम x वाले को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 को 7 से और समीकरण 2 को 5 से गुना करके घटा रहे हैं 1 और 2। अब आइए बहुत 35x हो जाएगा, 49y हो जाएगा बराबर 350 हो गया। अब गुना करते 5 से 7 5 से 35x हो जाएगा, 5 से 25y बराबर इसको गुना करते हैं तो 6 5 से 30 और 4 5 से 20, 20 और 3 23 होता है ना। एक बार गुना करिए, 5 6 के 30, 5 6 20 और 3 23, घटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा वो 24y बराबर कितना 120। कितना हो जाएगा 24y बराबर 120। अब आइए, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा वो 120/24, काटते हैं तो 24 पंचे 120 हो जाता है। कितना हो जाएगा बाबू 5। अब समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या करिए 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हो गया 5x प्लस 7 गुने 5 बराबर 50। अब आएंगे तो हो गया 5x बराबर 50 माइनस 7 5 35, कितना हो जाएगा 15। इसीलिए x बराबर 15/3, काट दीजिए तो कितना हो गया सॉरी 15/5 होगा ना, 15/5 काट दीजिए कितना हो गया 3 हो गया ना। अब लिखेंगे अतः पेंसिल का मूल्य बराबर
पेंसिल का एगो पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया बराबर 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपया। कितना हो जाएगा वो 5 रुपया। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से। अब हम इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 किया 15 और 7 को 5 से गुना करते 7 पचे 35, 15 और 35 को जोड़े कितना हो रहा है 50। क्लियर है? आगे आइए इसको हम देखते हैं। तो 7 किया 21 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। 21 और 25 को जोड़ते तो 46 से सेटिस्फाइड होगा। ठीक है? तो हमारा जो ये आंसर होगा ये सही होगा। ठीक है? आगे हम बढ़े, एक बार इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए हम इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसके थ्योरी को समझते हैं। किसको समझ रहे हैं? इसका जो थ्योरी है हम लोग इसको समझते हैं। आइए बाबू, सबसे पहले जो रैखिक समीकरण होते हैं, तो रैखिक समीकरण युग में जो रेखाएं होती है उसके 3 कंडीशंस होते हैं। कितने कंडीशंस होते हैं बाबू? 3 कंडीशंस। आइए सबसे पहले कंडीशंस की बात करते हैं बाबू, प्रतिच्छेदी पहला कंडीशन होता है। कौन से कंडीशन होते हैं बाबू? प्रतिच्छेदी। आगे आइए बाबू, अब इस कंडीशन में आपको रैखिक समीकरण युग का अगर बात करेंगे कि व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर होता है जी। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो जाता है 0। अगर और बात करिएगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाता है 0। ठीक है? अब इससे देखिए बाबू ध्यान से, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तब क्या होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तब क्या होता है? तो प्रतिच्छेद करना किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ग्राफ में लाइन खींचे, एक लाइन आई ऐसे करके काट दी इसको, तो एक बार कट करती है तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेद करना। एक बार टच करी तो प्रतिच्छेद करना। क्या करना बाबू? प्रतिच्छेद करना। जब प्रतिच्छेद करती है तो रूल होता है, फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं, फॉर्मूला कहता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है? हमने प्रतिच्छेद को जाना, प्रतिच्छेद करते हैं तो कितने बार काटती है? एक बार। और जितने बार काटेगी बाबू उतना हल। कितना बार काटी है? एक बार। तो हल की संख्या कितनी हो जाएगी? कितने हल होंगे बाबू? एक हल। एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। कौन सा हल भी कहते हैं? अद्वितीय हल भी कहते हैं। अब आइए बाबू ध्यान से, अगर अगर बात करें कि हल है, हल है मतलब क्या होगा बाबू? संगत। एक भी हल है तो क्या हो जाएगा? संगत। एक भी हल है तो संगत। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, आप लोग गांव घर में दुश्मनी होता है तो अब किसी के सामने से निकल जाते हैं बिना मिले हुए, कि दोस्ती रहता है तब सामने से निकल जाते हैं बिना मिले हुए? मतलब अगर मान लीजिए कोई किसी का विरोधी होता है, प्रतिद्वंदी होता है, तो मिलता नहीं है उससे। मिलता है? नहीं मिलता। ध्यान से देखिए, दो गो लाइन हम आपको पार के दिखा रहे हैं। एगो लाइन ऐसे जा रही है, एगो लाइन ऐसे जा रही है। तो बताइए इसमें आपको कौन लगता है कि दोस्त है, कौन लगता है दुश्मन है? इसका मतलब है मिल रही है। अब मिलते कौन है? दोस्त। और इसका मतलब नहीं मिल रही है। नहीं मिलते कौन है? आ दुश्मन। दुश्मन को क्या कहते हैं बाबू? विरोधी। क्या कहते हैं? हाँ। अरे दुश्मन नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? अविरोधी। क्या कहते हैं बाबू? तो ध्यान से समझिए, अगर एक बार भी कट करती है तो वो अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एक को बार हल नहीं करती है, एक को बार हल नहीं होता है, तो क्या होता है? विरोधी हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू?
तो इनके 4-5 कंडीशंस होते हैं, ये सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो फॉर्मूला बनेगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर हल करेगी, एक भी हल होगा तो वो संगत होगा और अविरोधी हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रतिच्छेद करती है वो जितनी बार लाइन टच करेगी उतने हल होंगे। क्लियर है बात? तो इसमें कितने बार टच कर रही है? एक बार। तो हल की संख्या कितनी? एक। कंसेप्ट क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं? चलिए हम लोग आगे आते हैं। आगे फिर से वही रूल रखिए, A1x B1y प्लस C1 बराबर क्या हो गया? 0। प्लस C1 बराबर क्या हो गया? 0। अब आओ A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या हो गया? 0। अब हम लोग देख रहे हैं बाबू किसको? समांतर हो। किसको देख रहे हैं? समांतर। रेखाएं जब समांतर होंगी, रेखाएं जब क्या होंगी? समांतर होंगी। तो समांतर होगी तो मतलब ये होता है समांतर। ये कभी कटेगी नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/, इज नॉट इक्वल टू C1/। अच्छा, ये एक को बार कट रही है, एक बार भी कटते हुए नजर आ रही है? नहीं कटेगी तो हल, नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी तो बोलिए जरा, नहीं कटेगी तो आ? एक भी हल, एक भी हल नहीं होगा। हल होगा तो संगत, और नहीं होगा तो अच्छा कट कर रही है, मिल रही है तो विरोधी, या नहीं मिल रही है तो मिल रही है तो अविरोधी बाबू, और नहीं मिल रही है तो विरोधी। तो ये हो गया। एक भी हल नहीं मतलब शून्य हल होंगे। क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़ जाए ना। चलिए लास्ट हमारा कंसेप्ट, एक ही चीज में हम आपको सारा चीज समझा दिए। अब आइए बाबू इधर देखते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ फिर से लिखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर क्या? 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या होगा? 0। अब आइए हम बात करेंगे उस संपाती। इसकी संपाती मतलब होता है एक लाइन को दूसरे लाइन के द्वारा अनेकों बार टच किया जाए। कितना बार टच किया जाना? अनेकों बार। और जब अनेकों बार टच कर रहा है तो फॉर्मूला याद रखिएगा इसका। दो चीज जरूर याद रखिएगा, ई और फॉर्मूला। फॉर्मूला संपाती होता है तो क्या बनती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C। और जब अनेकों बार काटेगी तो कितना हल? अनेक हल या अनंत। ऐसो कौन सा हल कहा जाता है? हाँ कौन सा? आश्रित हल। कौन सा हल कहा जाता है? तो कौन बोल रहा था कुछ और? चलिए आगे आइए। आश्रित हल से कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कट रहा है तो संगत की असंगत, विरोधी की अविरोधी, विरोधी या अविरोधी? क्लियर है? और कुछ भी कंसेप्ट इसमें बचा हुआ है? हाँ नहीं है ना? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अनुपात दिया हुआ A1/A2 B1/B2 और C1/C2 और बताना है कि ये जो रेखाएं होंगी तो प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी कि संपाती होगी। आइए इसमें से हमने आपको बताया हुआ A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 होता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है कि नहीं? तो आइए
आप हमको इसमें बताइए A1 बराबर कितना 5, B1 बराबर कितना -4, C1 बराबर कितना 8 हो जाता, A2 बराबर हो गया 7, B2 बराबर क्या हो गया 6 और C2 बराबर हो गया आपका -9। ठीक है, अब कह रहा है कि ये क्या होगी, समांतर होगी, संपाती होगी कि क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए आइए लिखेंगे, चूंकि पहले हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है। A1/A2 क्या हो जाएगा 5/7, नहीं B1/B2 क्या होगा तो -4/6। C1/C2 की बात करते हैं तो हो गया 8/-9, माइनस नीचा में नहीं रहता है तो -8/9 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, ठीक ना। अब आइए तो बाबू मान आ गया 5/7, एगो आ गया -4/6, एगो आ गया -8/9। अच्छा ध्यान से देखिए, एक भी बराबर है न ई बराबर है न ई बराबर है। ई किसका मान है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, किसका मान है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब जब ही हम जानते इसी को देख लीजिए, A1/A2 ही कह दिया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर B1/B2 ही कह दिया तो समझ जाइए रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं क्या करेगी प्रतिच्छेद। तो ये क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा। अच्छा डाउट होता है एक रत्ती, थोड़ा सा भी डाउट लगता हो, हाँ नहीं है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल में आइए बाबू, इसमें A1 बराबर क्या हो जाएगा 9, B1 बराबर क्या हो गया 3 और C1 बराबर क्या होगा 12, A2 बराबर क्या होगा 18, B2 बराबर क्या होगा 6 और C2 बराबर क्या होगा 24। ठीक है, अब आइए चूंकि निकालिए A1/A2 बराबर क्या हो रहा है 9/18 हो रहा है, काटते हैं इसको तो 1/2 हो जा रहा है। अब B1/B2 ज्ञात करते हैं, 3/6 होता है, इसको भी काटते हैं तो 1/2 हो जा रहा है। अब C1/C2 चेक कर, तो 12/24 है, काटने से ये भी कितना हो रहा है 1/2 हो जा रहा है, यही है ना। हाँ अब आगे देखते हैं, अब तो सारा का सारा 1/2 माना रहा है, एक भी ऐसा नहीं है जिसका 1/2 नहीं है। आइए पहले वाला 1/2 किसका है A1/A2 का, दूसरे वाला 1/2 किसका है B1/B2 का, तीसरे वाला किसका है तो C1/C2। और जब इस तरह की कंडीशन हमें पता चलती है तो रेखाएं क्या होगी एक दूसरे के संपाती। अच्छा एक बात बताइए बाबू, संपाती होंगी तो कितने हल होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, विरोधी होगा या अविरोधी होगा, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है, हाँ सारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़े। आगे का जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं, इसका अगर बात करेंगे तो A1 बराबर कितना 6, A2 बराबर कितना -3, और सॉरी A1 है ना, A1 B1 हो, B1 बराबर कितना है बाबू -3 और C1 बराबर कितना है 10। इसी तरह A2 बराबर कितना 2, B2 बराबर कितना -1 और C2 बराबर कितना है 9। अब आइए पहले हम चूंकि A1/A2 निकाल के देखते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, मतलब 3/1 हो जाता है। B1/B2 की बात करेंगे हम तो -3/-1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3/1। C1/C2 की बात करेंगे हम तो 10/9 हो जाता है, कितना हो जा रहा है 10/9। अगर इसको हम देखते हैं क्या क्या आया है, तो पहले मान आपका आया है वो 3/1, दूसरा भी 3/1 और तीसरा आया है
10/9, जो कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं। इस कंडीशन को क्या दिखा रहा है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरह की कंडीशंस दिखाती है तो क्या होता है? रेखाएं समांतर होती है, और समांतर होता है कितने हल होते हैं? एक भी हल नहीं होता। कितने हल होते हैं? एक भी हल नहीं होते हैं। अच्छा, एक भी हल नहीं होगा तो संगत होगा या असंगत होगा? असंगत होगा। अब देखिए ध्यान से बाबू, इसके क्या होंगे? विरोधी होंगे या अविरोधी होंगे? विरोधी या अविरोधी? विरोधी होंगे ना। सॉरी, इसको विरोधी लिख दीजिए। क्लियर है?